सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम इस वक्त चर्चा करने बैठे हैं देश की उन बड़ी राजनीतिक खबरों को लेकर जो दिन भर सुर्खियों में रही और जिसको लेकर लोग जानना चाहते रहे कि दरअसल इस खबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस खबर के आने के बाद असर क्या होगा भारतीय राजनीति पर। तो कई महत्वपूर्ण खबरें हैं हमारे पास इस वक्त जिस पर हम चर्चा करेंगे। अमिताभ मेरे साथ हैं, अमिताभ के साथ हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो राजनीतिक हलचल की अगर बात करें अमिताभ, तो कर्नाटक से जो खबर आई बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने की, लगातार हम लोग सनराइज न्यूज़ पर इसका जिक्र कर रहे थे और बार बार ये जानकारी भी दे रहे थे कि बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले बीएस येदियुरप्पा ने खुद कहा कि नहीं, मेरा इस्तीफा नहीं होने वाला, मैं दिल्ली से एश्योरेंस लेकर आया हूं और फिर आज इस्तीफा हो गया। जिन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया है, कर्नाटक की राजनीति पर किस तरह का असर अब होने वाला है? देखिए शाकिर, अगर हम आपको बताएं कि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दक्षिण भारत एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सरकार बना पाई थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीएस येदियुरप्पा की ही देन है। बीएस येदियुरप्पा वहाँ पे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कदकाठी के नेता हैं बीएस येदियुरप्पा। इनके बाद अगर जो नया नाम चल रहा है उसमें बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी का जो नाम है, ये सीएम के रेस में आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखा जाए कि कर्नाटक में क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा, हो सकता है, क्योंकि 2013 में जब 2013 में बीजेपी ने इनको बाहर कर दिया था, जब बीएस येदियुरप्पा पर ये आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो उस समय इनको बाहर कर दिया गया था पार्टी से। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, कर्नाटक जनता पक्ष, इसके नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था वो जैसे अभी हम आपको एक थोड़ी सी साइड में बताते हैं एक बात कि जैसे बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में अच्छी पकड़ है, मतलब लगभग कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे लिंगायत समुदाय का सीधा सीधा प्रभाव है और लिंगायत समुदाय 17% वोट है कर्नाटक में, और इसी से बीएस येदियुरप्पा आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इस समुदाय का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2013 के चुनाव में बीजेपी को इससे नुकसान उठाना पड़ा था। उस टाइम पे बीजेपी 2008 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी 110 सीटें जीती थी, लेकिन 2013 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सीधा 110 से 28 सीटों पे आ गई थी और उसके वोट प्रतिशत में 33% से कम होकर 19% पे आ गए थे। यही चीज़ अगर ऐसा हुआ तो अगले 2023 में चुनाव है कर्नाटक में, अगर ऐसा यही सिचुएशन बनता है तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है शाकिर। लेकिन जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा का जो बयान आया वो काफ़ी भावुक थे, बोल रहे थे मैंने बार बार अग्नि परीक्षा दी है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाने का जो ऑफर था उसका जिक्र किया कि मैं कर्नाटक से बाहर नहीं जाने गया कभी, और बीजेपी को खड़ा करने में उन्होंने जो कुछ कहा कि पहले कार नहीं होती थी तो मैं साइकिल से जाता था पार्टी के प्रचार के लिए। तो क्या कोई दबाव था येदियुरप्पा के ऊपर पार्टी की तरफ से, जो एक तरह से वो झलक रहा है उनके बयान में कि किसी न किसी दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे और शायद वो जो दर्द था वो उनके बयानों में झलक रहा था? देखिए आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिंगायत समुदाय का जिक्र किया, लिंगायत समुदाय ने कल एक बैठक बुलाई थी जिसमें 1000 जो मठाधीश थे वो शामिल हुए थे। उनका ये कहना था कि अगर बीजेपी ने सीएम येदियुरप्पा को हटाया तो हम इनके खिलाफ अगले चुनाव में जाएंगे। ये वहाँ के लिंगायत समुदाय के संतों का कहना है। इससे मतलब इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने वाली ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि बीएस येदियुरप्पा पूरी ज़िंदगी हमारे नेता रहे या हम उनको वोट करेंगे, लेकिन उनका ये कार्यकाल पूरा होना चाहिए। आपको याद होगा इसके पहले जब बीएस येदियुरप्पा दिल्ली आए थे तो उन्होंने 2 शर्त रखी थी, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, सबसे मिले, और उनका ये कहना था कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आलाकमान जो कहेगा हम उसको मानेंगे और आलाकमान जब ये कहेगा कि आप इस्तीफा दो तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि मतलब उस टाइम पे ये बात निकल के आई थी कि वो अपने बेटे के लिए एक पद चाहते थे, केंद्रीय मंत्रालय में एक पद चाहते थे और अपने छोटे बेटे को राज्य सरकार में कोई बड़ा पद चाहते थे। साथ में वो ये भी शर्त रखे थे कि जो अगला सीएम बनेगा उसमें उनकी मंजूरी होगी, मतलब उनकी सहमति से ही बनाया जाएगा। तो इससे अभी जब उनका ले लिया गया इस्तीफा और उन्हें इस्तीफा दिया, आज जब वो इस्तीफा दे रहे थे उसके पहले उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण में जिस तरीके से वो भावुक हुए, कहीं ना कहीं उसका मतलब जैसे होता है कि राजनीति में एक भावुक पक्ष जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपना कुछ आगे का फ्यूचर प्लान सोच के रखा हो,
कि हम, जैसे उन्होंने 2011 में जब भाजपा से अलग हो गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हो सकता है ऐसा कुछ करने के विचार उनको चल रहे हैं ताकि वो अपने वोटर को बांध के रख सकें। बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी इस बार गैर लिंगायत जाति से आने वाले को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है, जो बाकी का समय बचा हुआ है विधानसभा, जिस तरह से हम देख रहे हैं हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री खट्टर हैं इस वक्त, और उस वक्त भी ये कहा गया था कि हरियाणा में अगर गैर जाट की राजनीति बीजेपी कर रही है तो एक गैर जाट चेहरा खट्टर हैं जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। क्या उसी तरह की राजनीति कर्नाटक में बीजेपी करने जा रही है? क्या ये फायदेमंद होगी? क्योंकि कर्नाटक में जातीय जो समीकरण हैं और उसके आधार पर वोट पड़ना या उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चुना जाना ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है साउथ की राजनीति में। क्या कर्नाटक में बीजेपी की ने जो ये अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, इसका कोई फ़ायदा भी मिल पाएगा? उस लिहाज से अगर हम देखें बीजेपी को कितना फ़ायदा इससे मिलेगा? देखिए शाकिर, अगर हम बात करें कि जैसे अभी आपने कहा कि हरियाणा में गैर जाट और फिर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी ने एक मतलब रूटीन जो चलता था कि मतलब इसी कास्ट का हमेशा बनाया जाएगा सीएम, वो बदला। लेकिन इसका बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर आप नज़र डालेंगे तो हरियाणा के बाद बीजेपी ने झारखंड में भी यही प्रयोग किया था, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री अपनी खुद की सीट हार जाते हैं। हरियाणा में भी बीजेपी बहुमत में नहीं आई। तो ये ठीक है, आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी इससे पहले जब 2008 में वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई तो उस टाइम पे उन्होंने 3 बार सीएम बदले। सबसे पहले उन्होंने BS येदियुरप्पा को बनाया। BS येदियुरप्पा पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको बदल के फिर सदानंद देवगौड़ा को उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर उनको 1 साल बाद उनको फिर बदल दिया। तो बीजेपी 3 बार सीएम बदल चुकी है सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन 25 साल मतलब अभी तक अगर कर्नाटक में देखा जाए तो 25 सीएम मिल चुके हैं, जिसमें सिर्फ 3 ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और वो तीनों कांग्रेस के ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी लिंगायत समुदाय से हटके अपने मतलब किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करती है तो हो सकता है कि जब अगर 2023 में चुनाव हो तो इससे उसका खामियाजा भी उठाना पड़े, क्योंकि इसके उदाहरण हाल ही में 2 राज्यों में हमने देख लिया है। तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। कर्नाटक की राजनीति एक तरफ है और उसके दिलचस्प पहलू हमने आपको बताए हैं और वो लगातार निकल कर सामने आएंगे। वो हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला, उत्तर प्रदेश में भी लगातार चर्चा रही कि योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और नाम आ सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन कर्नाटक में अगर चेहरा बदला गया है तो साउथ में, दक्षिण में जो बीजेपी का किला है, बीजेपी की जो पहुंच है वो क्या कमज़ोर पड़ेगी, इसका आकलन लगातार हम करते रहेंगे। बात अगर और बड़े पैमाने पर जो राजनीति इस वक्त चल रही है, केंद्र की राजनीति, जो संसद सत्र चल रहा है इस वक्त, उस बीच किसानों ने जंतर मंतर पर अपना धरना दिया है और आज महिला किसानों ने आज वहाँ पर अपनी पार्लियामेंट लगाई जंतर मंतर पे। लेकिन इस बीच दिलचस्प नज़ारा जो देखने को मिला, अमिताभ राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और ट्रैक्टर के ज़रिए उन कृषि कानूनों का उन्होंने विरोध किया। हालांकि बाद में उस ट्रैक्टर को जब्त भी किया गया। जो कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ों के बीच में जिस तरह से मानसून सत्र है, हंगामा भी है और तमाम ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिसको लेकर सरकार पर जवाबदेही बन रही है। जो जासूसी कांड हुआ उसको लेकर कुछ दिन तक वो हंगामा रहा। अब जिस तरह से किसान जंतर मंतर तक पहुंचे हैं और किसान ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मनवाए बिना वहां से वापस नहीं जाएंगे। राहुल गांधी का ट्रैक्टर लेके वहां तक, संसद तक पहुंचना, क्या कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे अब 2024 में के चुनाव पर नज़र बनाए हुए है? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब दिल्ली आ रही हैं, वो भी एक रणनीति के तहत आ रही हैं। देखिए शाकिर, आपको बता दें, जैसे लास्ट में आपने ये जिक्र किया कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, वो भी अपनी रणनीति बना रही हैं। अगर आपने देखा हो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान वहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि सिख समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे, जो पहली दफ़ा देखने को मिला था। अमूमन ऐसे देखने को नहीं मिलता है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी संसद तक पहुँचे ट्रैक्टर के साथ, तो वो ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। राहुल गांधी इससे पहले भी किसानों के मुद्दे पर मुखर नजर आए हैं, वो हमेशा सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं, और किसान हमेशा ये कहते हैं कि ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है ये राजनीतिक नहीं है, ये हमारा सिर्फ किसान का आंदोलन, और हम तीनों कृषि कानून का जो बिल है, जो कृषि कानून है, वो हम वापस करवाएंगे।
लेकिन सरकार इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का ये कहना है कि हम इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन हम इसको वापस नहीं लेंगे। जो ये मुद्दा संसद में पिछले जब से संसद शुरू हुआ, संसद सत्र 1 हफ्ते का समय हो गया, लेकिन अभी तक एक दिन भी पूरा ऐसा नहीं गया, कभी ऐसा नहीं गया कि जिसमें संसद को स्थगित ना करना पड़ा, बिना स्थगित करे मतलब संसद सुचारू रूप से चला, ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब इस बार जो दबाव देखने को मिला वो सरकार पे पूरी तरीके से विपक्ष बना रहा है, जिसकी वजह से बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। यानी कि जो मुद्दे हैं वो इस वक्त संसद के भीतर भी उठ रहे हैं, सड़क पर हमें किसान भी नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अलग अलग राज्यों की राजनीतिक स्थिति भी डामाडोल नज़र आ रही है। हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर देखें तो अमिताभ, एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नज़र आ रहा है। किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा, किस राज्य में क्या चुनावी रणनीति होगी, क्योंकि विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को कौन लीड करेगा वो चेहरा भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के जो खेमेबाजी है उसको लेकर जो यहाँ से ऑब्जर्वर पहुँचे हुए हैं दिल्ली से, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, वो भी वहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में एक तरह से अस्थिरता का माहौल है। और केंद्र में जिस तरह से संसद के भीतर तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है या 2024 के चुनाव है, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ गोटियां फिट करने में लगी हुई हैं। तो देखिए शाकिर, अगर हम बात करें कि 2022 में चुनाव के, 2022 में जो चुनाव होने वाले बहुत ही अहम राज्यों में होने वाले हैं। मार्च में जो चुनाव होंगे वो 5 राज्यों में एक साथ होंगे, और 2022 के लास्ट में जब आप शुरुआत मतलब अंत में जाएंगे तो नवंबर दिसंबर के आसपास गुजरात में भी चुनाव होंगे, एक राज्य उनके साथ और है। तो 7 राज्यों में पूरे 2022 में चुनाव है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2017 के जो रिजल्ट देखेंगे, 2017 में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी ने उत्तराखंड जीत लिया, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जीत लिया, मणिपुर में सरकार बनाई, गोवा में सरकार बनाई, और हिमाचल प्रदेश ने भी बीजेपी ने जीत लिया। तो 5 राज्यों में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत लिया था। लेकिन अगर आपने ये देख, जैसे अभी बात हो रही थी कि मतलब सारी लोग अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव है तो हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति करेगी और अब उसी हिसाब से अपने नफ़े नुकसान को देखते हुए ही वो अपनी गोटियां सेट करेगी, किसको आगे प्रोजेक्ट करना है, किस समुदाय को ज़्यादा मतलब तवज्जो देनी है, किस समुदाय को कम तवज्जो देनी है, किस समुदाय को लेकर आगे चलेंगे तो हम जीत दर्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उठा पटक, ये तो आने वाले 2022 के लास्ट तक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे समाप्त नहीं होता। 2022 जैसे खत्म होगा, 2023 में फिर 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ चुनाव होंगे। वहाँ पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली थी, इस बार भी ऐसा है। तो ये जो 22, 23, 24 का जो साल जाएगा, ये बहुत ही क्या नाम है, चुनावी समय, मतलब एक तरह से कह लीजिए देश चुनावी मोड में रहेगा। और अगर आपने देखा होगा कि मोदी के जो कैबिनेट विस्तार हुए हैं वो भी चुनाव को देखते हुए किए गए हैं, कि बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे ले गए, जैसे प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और पोखरियाल निशंक, इन सब का इस्तीफा इसलिए लिया गया क्योंकि ये फिट नहीं हो रहे थे उस समुदाय के साथ जिसके साथ हम 2024 या 2022 कह लें उसमें साध सकें उस समुदाय को। बिल्कुल, तो राजनीतिक हलचल जारी रहेगी और तमाम राजनीतिक हलचल के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ हम बार बार आपके सामने आते रहेंगे, चर्चा करेंगे उन मुद्दों पर जो राजनीतिक दलों के ज़रिए तमाम जो मतदाता हैं उनको प्रभावित करते हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं। हर राज्य से जो भी राजनीतिक उठापटक होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे न्यूज़ चैनल सनराइज न्यूज़ को लगातार सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।